हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? देखो, संवेग संरक्षण, तो संवेग क्या होगा? संरक्षित होगा कहीं ना कहीं। मतलब संरक्षण होने का मतलब यह है कि संवेग जितना है उतना ही रहेगा, ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि संवेग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया हो और फिर वापस वहाँ से कहीं किसी और फॉर्म में चले गया हो, और किसी न किसी तरह से वो सिस्टम में वापस आ जाएगा, कहने का मतलब ही। और यहाँ सिस्टम कहने का मतलब है निकाय। निकाय क्या होता है? निकाय हमारा वह वी कैन से पॉइंट ऑफ जहाँ भी हम अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे ना, जिसके भी आधार पर हम सारी बात कर रहे होंगे। मान लो एक हमारा एग्जांपल है, दो कारों के बीच में टक्कर हो रही है, तो दो कारों के जो दो कार आपस में मिलकर बनाएंगी ना सिस्टम, तो उसको बोलते हैं निकाय। ठीक है। मान लो हम पत्थर फेंकने की बात कर रहे हैं आसमान में, है ना, फिर पत्थर आके ज़मीन से टकराया, तो पत्थर को आसमान से फेंकने तक, ज़मीन से आके टकराने तक, मतलब जहाँ तक हम किसी भी चीज़ का परीक्षण करना चाहते हैं, तो वो जो चीज़ है वो कहलाती है निकाय। ठीक है। परीक्षण मतलब ऑब्जर्व करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण ये कहता है कि पारस्परिक वी कैन से जो संवेग होता है वो पारस्परिक क्रिया या प्रतिक्रिया में हमेशा कंजर्व रहता है, उसमें कोई क्षति नहीं आती है। क्षति आने की भी जो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो सारे जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होते हैं, लेकिन अभी नहीं। वो दूसरी तरह के केसेस होते हैं जिसमें द्रव्यमान क्षति होती है, और उसमें द्रव्यमान क्षति के साथ साथ आप देखो द्रव्यमान ही खत्म हो गया तो उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ लॉस ऑफ मोमेंटम। वैसे उसमें लॉस ऑफ मोमेंटम भी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जो है हमेशा कंजर्व हो ही जाता है। ठीक, अगर द्रव्यमान की क्षति हुई होगी तो वेग की जो इंक्रीमेंट हो गया होगा, अगर वेग का इंक्रीमेंट हुआ होगा तो कहीं ना कहीं वेग, अगर कुल मिला के ले देके जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक, तो किस किस तरह से संरक्षित रहता है यहाँ एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। तो मान लो ये क्या है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। तो हमने मान लिया जो पहला ये है, इसका जो वेग है वो कितना है? m1। इसका जो मास है वो m1 है और जो इसका वेग है वो u1 है। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट b है, उसका जो द्रव्यमान है वो m2 है और जो उसका वेग है वो u2 है। तो जब ये आपस में दोनों टकरा जाते हैं t समय में, तो t समय में टकराने के बाद क्या हुआ? मान लो ये जो है b टकराने के बाद इधर चले गया और ए टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चलने लग गया। जब ये दोनों इस डायरेक्शन में चलने लग गए तो देखो मास तो दोनों का चेंज हुआ नहीं होगा, क्योंकि मास कैसा है? नियत है, द्रव्यमान नियत है। तो इसका जितना द्रव्यमान था m1 उतना ही है, और इसका भी जितना द्रव्यमान है m2 उतना ही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट आपको देखने में पता लगेगा कि जो वेग है इन दोनों वस्तुओं के वो चेंज हो गए हैं। तो पहले क्या था? u1 था, अभी जो इसका वेग है वो चेंज हो गया है, वो v1 हो गया है। यहाँ पे जो वेग था वो u2 था, यहाँ पे जो वेग है वो v2 हो गया है। ठीक है। तो इस समय में अगर आप क्या निकालना चाहेंगे? इसका प्रारंभिक संवेग निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो इसका प्रारंभिक संवेग होगा उसे लिखा जा सकता है p इक्वल्स टू, प्रारंभिक संवेग को अगर मैं p1 से दर्शाऊँ 1 मिनट के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ p इक्वल्स टू mv1, मतलब प्रारंभिक अवस्था में जो हमारा वेग होगा वो। ठीक है। फिर ऐसे ही मैं P2 निकालूं, प्रारंभिक P2, तो ये किसके बराबर होगा? mv2 के बराबर होगा। ठीक, वैसे ही मैं इस अवस्था में अगर, अब देखो यहाँ पे मैंने v2 लिख दिया, v1 लिख दिया, लेकिन हमने प्रारंभिक वेग अगर u1 माना है तो ये क्या होना चाहिए? u1 और u2 होना चाहिए। ठीक, अगर अंतिम निकालेंगे तो यहाँ जाएगा p इक्वल्स टू p अंतिम, है ना, तो इसको मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, p डैश लिख दो, चलो अंतिम के लिए हो जाएगा mv1, और वैसे ही यहाँ पे p डैश हो जाएगा अंतिम के लिए mv1। ठीक है, mv2 कर दो क्योंकि दूसरे का इतना है। तो अब दोनों के केस में हो जाएगा p1 p2। अब देखो आपको चेंज निकालना है ना, प्रारंभिक में चेंज कितना हुआ, अंतिम में कितना चेंज हुआ। तो पहले वाले का जो था प्रारंभिक संवेग वो इतना है, दूसरे वाले का प्रारंभिक संवेग इतना है। तो अब इसमें चेंज कितना आएगा? द्रव्यमान तो सेम रहा, तो चेंज जो आया होगा वो आया होगा v1 माइनस u1 के बराबर। और ऐसे ही सेम आप ये देखेंगे तो इन दोनों में चेंज कितना आया होगा? द्रव्यमान तो सेम ही है दोनों के, लेकिन वेग बदल गए हैं, तो वेग में जो परिवर्तन आया होगा वही संवेग में परिवर्तन आया होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि v2 माइनस u2। करेक्ट।
तो यहाँ से यही सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो अब न्यूटन का गति का दूसरा नियम लगा दो। तो जैसे ही आप दूसरा नियम लगाओगे तो यहाँ से आ जाएगा संवेग परिवर्तन की दर। ए में जो संवेग परिवर्तन की दर होगी वो कितनी होगी, m1v1u1 अपॉन टी, और बी के संवेग परिवर्तन की दर होगी m2v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय टी। तो अगर हम कह सकते हैं यदि गोला ए गोले बी पर बल आरोपित करता है तो वो किसका बराबर होगा, गोला ए गोला बी पर अगर कोई बल आरोपित कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं m1v1 माइनस u1 अपॉन टी। और वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बी से ए m2v2 माइनस u2। यहाँ से आप देखेंगे गति के तीसरे नियम के अनुसार आप देख लेंगे कि जितना गोला ए गोले बी पर बल लग रहा है उतना ही गोला बी भी गोले ए पर बल लगा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन विपरीत स्थितियों में होंगे, परिस्थितियों में होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से गति का जो तीसरा नियम है वो भी होल्ड करता है। बात समझ आई? तो ये था हमारा संवेग संरक्षण का नियम। यदि आप उसे और आगे की ओर सॉल्व करना चाहेंगे तो हमें मिलेगा f, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से हमें कुछ ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा m1v1 माइनस m2u2 इक्वल्स टू m2, से थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखो m1v1 माइनस m2u2 इक्वल्स टू m1u1। अब देखो यहाँ से आप u को, यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ है, यहाँ पे एक v2 होगा, ये v2 होगा, ये u2 नहीं होगा, यहाँ पे v2 लिखा होगा। तो आप इसको उठा के यहाँ लेकर जाइए तो यहाँ हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, और इसको उठा के आप यहाँ ले आइए, हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। तो इस तरह से ये दोनों के हमें मिल जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक संवेग था m1v1 प्लस, अच्छा मैं लिख के बता दूं क्या, चलो मैं लिख के बता देता हूँ। तो इस वाली साइड में LHS में जो आएगा वो आएगा m1v1 प्लस m1u1, तो ये आ जाएगा LHS में। और जो RHS होगा उसमें आ जाएगा m1v, ये, और इसमें आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2, इस तरह से। तो ये LHS इक्वल्स टू RHS दोनों बराबर आ जाएंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रारंभिक संवेग निकालना है, अंतिम संवेग निकालना है। सो दोनों का प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग निकाल के आपको जो पूछा होगा, अगर चेंज पूछ रखा होगा तो आप चेंज बता दीजिए। अगर आपसे जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी पूछी होगी निकालने के लिए आप उसे आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे यही क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि एक 20 ग्राम की गोली को 2 किलोग्राम के राइफल से दागा जाता है। सो ये हो जाएगा 150 मीटर के वेग से फेंकी जाती है। तो राइफल की प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग ज्ञात कीजिए। प्रतिक्षेपित होता है पीछे की ओर, तो उस पर पीछे की ओर कितना बल लगेगा। तो हम कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार अगर सामने की ओर जितना बल लगेगा उतना ही पीछे की ओर बल भी लगेगा। तो आपको क्या करना है, आप सामने की ओर लगने वाले बल को निकालना है। तो सामने की ओर लगने वाला बल किसके समानुपाती होगा, संवेग में आए परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। तो आपको क्या करना है, संवेग परिवर्तन की दर निकाल लेनी है। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि दोनों जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा के इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया एकदम क्लास हिंट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इन हिंट को देखें और समझने की कोशिश करें कि हुआ क्या। यहाँ हुआ इतना ही है कि आपने कुल मास निकाला होगा, कुल वेग निकाला होगा, कुल मास कुल वेग निकालने के बाद आपने मोमेंटम निकाला होगा, प्रारंभिक संवेग निकाला होगा, अंतिम संवेग निकाला होगा, और ये सब संवेग निकालने के बाद आपसे जो पूछ रखा है वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए आप जो है इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये कम से कम 2 मेथड से सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इसमें और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हमको एक क्लास पढ़नी पड़ेगी। तो ये क्लास देखो क्या है, ये कह रहा है कि वस्तु में गति है तो क्या होगा। अच्छा मैं कहता हूँ कि ये तुम लोग जो है ना, ये वाला पेज ये खुद ही सॉल्व करके मेरे को बताओ। इसमें से अगर कुछ नहीं किया है तो वो मेरे से पूछ लें।